कहानी शुरू होती है नेदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर से और वक्त होता है सन 1942 का। आज वर्ल्ड वॉर 2 को शुरू हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में हिटलर ने ब्रिटेन को छोड़कर लगभग पूरे यूरोप को अपने कब्जे में ले लिया और नीदरलैंड भी अब उसके कब्जे में है। नीदरलैंड में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है ऑटो फ्रैंक। ऑटो फ्रैंक नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। वो एक ज्यूस है। हालांकि पहले वो जर्मनी में था, लेकिन जब हिटलर पावर में आया तो वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पूरे परिवार के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो गया। लेकिन अब नीदरलैंड भी हिटलर के कब्जे में है और हिटलर हर ज्यूस को मार देना चाहता है। ऑटो फ्रैंक भी ज्यूस है, इसीलिए वो अपने परिवार को बचाने के लिए एक मसालों की फैक्ट्री के ऊपर शेल्टर लेता है। दरअसल इस फैक्ट्री में एक हिडन दरवाजा होता है जो ऊपर कमरों तक जाता है। ये 3 फ्लोर की एक बिल्डिंग होती है और यहाँ पर ऑटो फ्रैंक अपनी बड़ी बेटी मार्गो फ्रैंक, छोटी बेटी एना फ्रैंक और अपनी पत्नी एडिथ फ्रैंक के साथ छुप जाता है। एना फ्रैंक का नेचर बहुत ही चुलबुला होता है, बहुत होनहार होती है। स्कूल में वो हर तरह की गेम्स में, हर तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। उसे खेलने का, बातें करने का, हंसने हंसाने का बहुत शौक होता है। वो अपने चारों तरफ हमेशा इसी तरह का माहौल रखती है। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है क्योंकि ये एक ऐसे घर में है जहां पर ये बिल्कुल भी आवाज नहीं कर सकती। एना के फादर ऑटो फ्रैंक सबको कहते हैं कि यहाँ पर वर्कर 8:30 बजे आते हैं और शाम को 5:30 बजे तक रहते हैं और इस बीच में यहाँ पर कोई भी शोर नहीं करेगा। यहाँ तक कि हल्की आवाज में भी हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। सबको अपने जूते उतारने होंगे, कोई फ्लोर पर चलेगा भी नहीं। जो जहां पर है वो वहीं पर बैठा रहेगा। हम में से कोई भी कभी भी कचरा खिड़की से बाहर नहीं फेंकेगा। हम दिन के वक्त यहाँ पर पानी यूज नहीं कर सकते, यहाँ तक कि फ्लश भी नहीं चला सकते क्योंकि पानी की पाइप नीचे से जाती है, किसी को भी शक हो सकता है। और ना ही हम यहाँ पर दिन के वक्त खाना बना सकते हैं। जो भी काम हमें करने होंगे वो सुबह 8 बजे से पहले, जब तक यहाँ पर वर्कर नहीं आते, और शाम को 6 बजे के बाद, जब तक आखिरी वर्कर यहाँ से नहीं चला जाता, उसके बाद ही करने होंगे। इस बीच में यहाँ पर पूरी तरह से साइलेंस होना चाहिए क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि यहाँ पर ज्यूस लोग छुपे हैं तो हिटलर की नाजी सेना इन सब को यहाँ से पकड़ कर ले जाएगी और बंदी बना लेगी। यहाँ पर फ्रैंक फैमिली के अलावा एक और फैमिली होती है और ये होती है वैन फैमिली। इनका एक लड़का भी होता है जिसका नाम होता है पीटर वैन। और जब यहाँ पर ये सब बातें कर रहे होते तभी बाहर सायरन की आवाज आती है और ये गाड़ी का सायरन होता है और ये आवाज सुनते ही सबके दिल की धड़कनें थम जाती है और जो जिस पोजीशन में होता है वो वैसे ही पत्थर की मूर्ति बन जाता है क्योंकि हिटलर के लोग चारों तरफ ज्यूस लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आता। दरअसल एना फ्रैंक के पिता ऑटो फ्रैंक एक अच्छे इंसान है और साथ ही साथ वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं और उन्हीं के साथ काम करने वाले 6 लोग इस सब में उनकी मदद कर रहे होते हैं। इन 7 लोगों को यहाँ पर जिस भी चीज की जरूरत होती है वो 6 लोग इन सब के लिए अरेंज करते हैं। इनका यहाँ पर आज पहला दिन होता है और जब नीचे मसाले की फैक्ट्री में लोग आना शुरू होते हैं तो यहाँ पर जो जहाँ पर बैठा होता है वो सिर्फ अपनी जगह पर बैठा रहता है, वो इशारा भी नहीं कर सकता। एना फ्रैंक को किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है, इसीलिए पूरा दिन वो किताब पढ़ती है और 6 बजे जब तक यहाँ के वर्कर्स चले नहीं जाते ये सब के सब इसी तरह से पत्थर की मूर्ति बनकर बैठे रहते हैं और इन्हें नहीं पता कि इन्हें ये सब कुछ कब तक करना होगा क्योंकि जब तक हिटलर की हुकूमत है इन्हें इसी तरह से जीना होगा। और 12 जून सन 1942 को जिस दिन एना का बर्थडे होता है, आज वो 13 साल की हो चुकी है और उसके पिता उसे बहुत सारे उपहार देते हैं और इन उपहारों में एक बहुत खूबसूरत डायरी भी होती है। एना ये डायरी देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि मेरे पास कभी भी कोई डायरी नहीं थी और वो अपने पिता के गले लग जाती है क्योंकि उसे ये तोहफा बहुत पसंद आता है। हालांकि 13 साल की बच्ची के लिए ये तोहफा बहुत अजीब है, लेकिन उसके पिता उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं दे सकते जिससे यहाँ पर शोर हो। एना अब यहाँ से लिखना शुरू करती है और वो कहती है कि मेरे दिल में जितनी भी चीजें दफन है वो सब मैं इस डायरी पर लिख देना चाहती हूँ। वो लिखती है कि मुझे यहाँ पर बहुत अजीब लगता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, हम बाहर नहीं जा सकते, हम फ्रेश एयर नहीं ले सकते, हम खेल नहीं सकते, हम कूद नहीं सकते, हंसी मजाक नहीं कर सकते। एना जो फील कर रही होती है वो सब कुछ उस डायरी में लिखना शुरू कर देती है। यहाँ पर एना के साथ जो दूसरा लड़का है जिसका नाम पीटर है, जो 16 साल का है, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता। उसकी एक बिल्ली होती है, वो हमेशा उसी के साथ रहता है। एना फ्रैंक और उसके बीच में हमेशा नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा होता रहता है और एना अपनी डायरी में ये भी लिखती है कि काश पीटर एक लड़की होती तो मैं उससे ज्यादा बात कर सकती क्योंकि एना को बात करना, हंसना, खेलना, कूदना बहुत पसंद है। वो हर किसी से आर्गुमेंट्स करती है और पीटर के डैड से ये भी कहती है कि वो आगे चलकर एक्ट्रेस, डांसर और एक राइटर बनना चाहती है। धीरे धीरे यहाँ पर इनके दिन गुजर रहे होते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि इस मसाले की फैक्ट्री के ऊपर ज्यूस लोग रहते हैं। लेकिन कभी कभी यहाँ पर इन्हें बॉम्ब फटने की आवाज भी सुनाई देती है और जब भी इन्हें ऐसी आवाज आती है तो ये सब के सब पूरी तरह से खामोश हो जाते हैं। यहाँ पर कई महीने बीत जाने के बाद जिन लोगों ने इन्हें यहाँ पर छुपाया होता है वो किताब के अंदर इनके लिए एक हिडन रेडियो लेकर आते हैं और ये सब के सब उस रेडियो के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये न्यूज सुनना चाहते हैं कि बाहर
क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही रेडियो को ऑन किया जाता है उसमें एक गाना बजता है और आज कई महीनों के बाद इन्होंने कुछ गाना सुना है, कुछ इन्होंने ऐसा सुना है जिससे ये अपनी इस दुनिया से, जहां पर ये घर के अंदर कैदी हैं, पूरी तरह से दिमागी रूप से बाहर आ जाते हैं और ये सब के सब यहाँ पर डांस करते हैं। हालांकि इन्होंने ये रेडियो यहाँ पर बीबीसी की न्यूज सुनने के लिए मंगवाया है, इस उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी इन्हें इस रेडियो पर वो न्यूज सुनने को मिलेगी जिसमें कहा जाएगा कि नीदरलैंड अब हिटलर के कब्जे में नहीं है और ये सब के सब इस घर से बाहर आ सकेंगे। अब एक रात को जब ये सब के सब रेडियो सुन रहे होते हैं तभी इन्हें एहसास होता है कि दरवाजे पर नीचे कोई है और वो आदमी अंदर आने की कोशिश कर रहा है और अगले पल वो आदमी दरवाजे से अंदर आ जाता है और इन सब की सांसें रुक जाती है। इन्हें लगता है कि अब ये पकड़े जाएंगे। वो आदमी चारों तरफ तलाशी लेता है और कुछ देर के बाद वो चला जाता है। दरअसल ये एक चोर था जो यहाँ पर चोरी करने के लिए आया था और उसे वो दरवाजा नहीं मिलता जिससे वो ऊपर आ सके। इस वजह से इन सब की जान बच जाती है, क्योंकि अगर उसे पता चल जाता कि यहाँ पर ज्यूस लोग रहते हैं तो वो जर्मन्स को बता देता और इन सब को पकड़ लिया जाता। और कुछ दिनों के बाद यहाँ पर एक और ज्यूस डेंटिस्ट को लाया जाता है ताकि उसकी भी जान बच सके। यहाँ पर ये अब 8 लोग हो चुके हैं और वो डेंटिस्ट इन्हें बताता है कि बाहर बहुत बुरी हालत है। हर रोज कई हजारों ज्यूस लोगों को जर्मनी के लोग पकड़ कर ले जाते हैं, उनका कभी कुछ पता नहीं चलता। ज्यूस बच्चे जब स्कूल से घर पहुंचते हैं तो उन्हें उनकी फैमिलीज नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी के नाजीज पूरी की पूरी ज्यूस फैमिली को गायब कर देती है, उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज देती है जहाँ पर अधिकतर ज्यूस लोगों को मार दिया जाता है। यहाँ पर इन्हें छुपे हुए कई महीने हो चुके हैं और बाहर के हालात जो पहले थे अब वो बद से बदतर हो चुके हैं। हालांकि ऑटो फ्रैंक जाने माने बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन घर छोड़ने से पहले उन्होंने आसपास ये खबर फैला दी थी कि वो हमेशा के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, इसीलिए उन्हें ढूंढा नहीं जाता। एना को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि उसके जो यहाँ पर दोस्त थे उन सबको नाजी सेना ने पकड़ लिया और अब वो सब के सब कंसंट्रेशन कैंप में हैं। इस बात से एना को बहुत दुख होता है और रात को जब एना सो रही होती है तो उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड हैना का सपना आता है जो कंसंट्रेशन कैंप में है और वो एना से मदद मांग रही है। एना इस सपने से बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपने डैड के पास जाती है और एना उस रात अपने डैड के पास ही सोती है। यहाँ पर धीरे धीरे वक्त के साथ पीटर और एना की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ये दोनों अब एक दूसरे को प्यार करते हैं। हालांकि इनके पेरेंट्स इन्हें समझाते हैं कि अभी इन सब चीजों के लिए तुम बहुत छोटे हो, लेकिन ये दोनों किसी की बात नहीं सुनना चाहते। और ये साल होता है सन 1944। एना 15 साल की हो चुकी है और आज इन सबको यहाँ पर पूरे 2 साल हो गए। इन 2 सालों में इन्होंने इस बिल्डिंग से बाहर कदम भी नहीं रखा और इन 2 सालों में ये सब के सब यहाँ पर डर के साए में जिए हैं। 6 जून 1944 को जब ये सब के सब रेडियो सुन रहे होते हैं तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रेडियो में बताया जाता है कि अलायंस देश की फौजें यहाँ तक पहुंच चुकी हैं। वो नेदरलैंड में जर्मनी की फौजों से लड़ रही है और बहुत जल्दी नेदरलैंड पूरी तरह से आजाद हो जाएगा। और ये न्यूज सुनने के बाद ये सब के सब यहाँ पर खुश हो जाते हैं। इन्हें यकीन हो जाता है कि इस साल ये किसी भी तरह से यहाँ से निकल जाएंगे और आजाद पंछियों की तरह इस दुनिया में उड़ेंगे। लेकिन 4 जुलाई सन 1944 को सब कुछ बदल जाता है। यही नीचे काम करने वाले एक आदमी की पत्नी, जिसका नाम लीना होता है, जिसे पता होता है कि ऊपर 8 जूस छुपे हुए हैं, वो जर्मन्स को फोन करके ये इन्फॉर्मेशन दे देती है और अगले कुछ ही मिनटों में जर्मन ऑफिसर्स उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ये 8 के 8 छुपे होते हैं और वो इन सब को वहां पर पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे पास 5 मिनट है, अपना अपना सामान पैक कर लो। और इन सब को ऐसा करना पड़ता है। इन सब के दिल में एक उम्मीद जागी थी कि शायद ये आजाद हो जाएं, लेकिन अब इनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी है। इनके 2 सालों की मेहनत पूरी की पूरी पानी में बह चुकी है। यहाँ पर एक जर्मन ऑफिसर लकड़ी का एक बक्सा देखता है और वो एना फ्रैंक के डैड ऑटो फ्रैंक को कहता है कि इसके अंदर क्या है। वो कहता है कि मेरी कुछ यादें हैं और जब वो उसे खोलता है तो वो देखता है कि ये ऑटो फ्रैंक का बॉक्स है। दरअसल ये उसे वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त मिला था जब वो जर्मनी की सेना में एक लेफ्टिनेंट था। और ये देखने के बाद, ये जानने के बाद वो कहता है कि तुम अपना वक्त ले सकते हो, जब तुम्हारा सामान पैक हो जाए तब हमें इन्फॉर्म कर देना। यहाँ पर एना फ्रैंक की जो डायरी होती है जो पिछले 2 सालों से लिख रही है, जर्मन ऑफिसर उसी के सामने जमीन पर बिखेर देता है। उसमें बहुत सारे पेजेस भी होते हैं जो पिछले 2 सालों में एना ने लिखे हैं। और जब इनका सारा सामान पैक हो जाता है तो जर्मन ऑफिसर्स इन्हें यहाँ से ले जाते हैं और इन सबको रेलवे स्टेशन ले जाया जाता है, जहां से इन सबको वेस्टरबॉर्ग कैंप भेजा जाता है और इस जगह से लोगों को अलग अलग कैंप्स में भेजा जाता है। एना और उसके पूरे परिवार को एस बैरक्स में रखा जाता है। ये वो बैरक है जहां पर क्रिमिनल्स को रखा जाता है। हालांकि इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी इन्हें उस बैरक्स में रखा जाता है। यहाँ पर किसी की कोई बात सुनने वाला नहीं है। जो एक बार जर्मन्स ने कह दिया इन सबको वही करना होगा, चाहे वो सही हो या गलत। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स जैसी कोई चीज नहीं है। इन सब से यहाँ पर काम करवाया जाता है। एना फ्रैंक की यहाँ पर 2 बहनों से मुलाकात भी होती है, जेनी और लिएंटेस से। और साथ ही साथ यहाँ पर वो बच्चे जिनके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन सबको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और वहां पर एना फ्रैंक उन सब बच्चों को कहानी सुनाने के लिए जाती है, जहां पर एना फ्रैंक की वहां पर पढ़ाने वाली टीचर से दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन अगले दिन इन्हें बताया जाता है कि तुम सबको अब यहाँ से दूसरी जगह भेजा जाएगा। दरअसल ये सिर्फ वो जगह है जहां पर सबको इकट्ठा किया जाता है और इसके बाद यहाँ से अलग अलग कैंप्स में अलग अलग जगह पर लोगों को भेजा जाता है। और एना के पूरे परिवार को पोलैंड के ऑस्विट्स कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाता है। यहाँ पर इन सबको अलग
अलग अलग कर दिया जाता है, यानी कि मेल्स को अलग और फीमेल्स को अलग। यहाँ पर जितनी भी फीमेल्स होती है उनके शरीर में जितनी भी एक्सेसरीज होती है उन सबको ले लिया जाता है, यहाँ तक कि उनके चश्मों को भी। सबके कपड़े उतारे जाते हैं, उन सबके बालों को बुरी तरह से काट दिया जाता है और यहाँ पर सबको कैदियों की ड्रेस मिलती है, यानी कि ये सब यहाँ पर कैदी हैं। एना फ्रैंक जो कभी चिड़िया की तरह चहचहाती थी, अब वो बिल्कुल खामोश हो चुकी है, वो बहुत कम बात करती है। यहाँ इस कैंप में इन सब से हार्डवर्क करवाया जाता है, इनसे गड्ढे करवाए जाते हैं और खाने के नाम पर इन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता। एक दिन इस कैंप में कुछ जर्मन ऑफिसर्स आते हैं और वो यहाँ से कुछ लोगों को म्यूनिशन कैंप में ले जाना चाहते हैं, जहाँ पर लोगों को खाने के लिए अच्छा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर उनसे हथियार बनवाए जाते हैं। और इस काम के लिए एना फ्रैंक की बहन मार्गो फ्रैंक को और उसकी मॉम एडिथ फ्रैंक को चुना जाता है, लेकिन एना 16 साल की है, इसीलिए उसे इस काम के लिए नहीं चुना जाता। और एना फ्रैंक की मॉम नहीं चाहती कि वो अपनी बेटी को अकेला छोड़े, इसीलिए उनकी बड़ी बेटी और वो खुद भी यहीं पर रुक जाती हैं। हालांकि उनके पास मौका था, लेकिन वो मौका उन दोनों ने एना फ्रैंक के लिए छोड़ दिया। लेकिन किस्मत इनका साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं देती। एक दिन जब एना फ्रैंक की मॉम एडिथ फ्रैंक मिट्टी खोद रही होती है तो वहां पर उन्हें एक लेडी आकर बताती है कि यहाँ इस कैंप में जितने भी बच्चे थे उन सबको यहाँ से दूसरी जगह ले गए। और ये बात सुनकर एना फ्रैंक की मॉम पूरी तरह से टूट जाती है, वो वही मिट्टी पर गिर जाती है, क्योंकि वो जानती है कि शायद वो अपनी बेटियों से अब कभी ना मिले। लेकिन जर्मन सैनिकों के दिल में यहाँ पर बिल्कुल भी दया रहम नहीं होता, वो उसे उठने के लिए कहते हैं और एना फ्रैंक की मॉम को उठकर एक बार फिर से काम करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ भी दिखाया जाता है कि एना फ्रैंक और उसकी बहन मार्गो फ्रैंक एक दूसरे कैंप में पहुंच गए हैं और यहाँ पर टेंट के अलावा कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर पत्थर के घर नहीं है, चारों तरफ कीचड़ है और रात को इन सबको यहीं पर सोना पड़ता है। इस कैंप का नाम बेर्गन बेल्सेन होता है। रात को जब ये सब सो रहे होते तो यहाँ पर बारिश आ जाती है, यहाँ पर तूफान आ जाता है और इनका पूरा टेंट उड़ जाता है। लोग यहाँ पर चीख रहे होते, चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन इनकी चीख और पुकार सुनने वाला आसपास कोई भी नहीं है, क्योंकि जर्मन इन्हें इंसान समझते नहीं। एना फ्रैंक और उसकी बहन मार्गो फ्रैंक को यहाँ पर लकड़ी का बना हुआ एक घर दिखता है, जहाँ पर बहुत सारा सामान होता है और जब वो उसके अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर जेनी और लिएंटेज हैं, जिनसे ये कैंप में सबसे पहले मिले थे और ये चारों के चारों रात यहीं गुजारते हैं। और अगली सुबह जब वो उठकर बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर लोग जमीन पर गिरे पड़े, वहाँ पर चूहे घूम रहे हैं, लोगों के पास ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं है। यहाँ पर महामारी भी फैल रही होती क्योंकि चारों तरफ गंदगी बहुत ज्यादा होती है। और एना जो कि हमेशा खुश रहती थी, अब वो हर एक कदम कांपते हुए चलती है, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जर्मन सैनिक इन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं देते। हालांकि यहाँ पर एक दीवार भी होती है और दीवार के उस तरफ जो दूसरे कैदी होते हैं उन्हें खाने के लिए दिया जाता है, लेकिन इस तरफ वालों को कुछ भी नहीं दिया जाता। उनकी नजरों में ये सब क्रिमिनल हैं और इनको दीवार के उस तरफ जाना अलाउड नहीं है। अगर दीवार के उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो जर्मन सैनिक इन्हें गोली मार देंगे। और एक बार जब एना दीवार के पास खड़ी होती है तो वो वहां पर मिसिस वैन को देखती है। मिसिस वैन पीटर की मॉम है, जिससे एना प्यार करती है। एना मिसिस वैन को अपने गले से लगा लेती है, क्योंकि 2 सालों तक ये सब के सब एक ही घर में छुपे हुए थे। इसके बाद मिसिस वैन मार्गो के पास आती है और वो देखती है कि मार्गो बहुत ज्यादा बीमार है। दरअसल वो भी यहाँ पर महामारी की चपेट में आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इस कैंप में बहुत सारे लोग बीमार होते हैं और मार्गो की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मिसिस वैन इन्हें यहाँ पर ये भी बताती है कि तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही, जर्मन्स ने उन्हें मार दिया। हालांकि एना मार्गो के सामने कहती है कि इनकी बातों पर विश्वास मत करो, हमारी मॉम जिंदा है। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती है कि सच यही है कि उनकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। एना को एक रात को दीवार की दूसरी तरफ अपनी स्कूल की दोस्त, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, जिसका नाम हैना है, जिसे उसने एक रात को सपने में देखा था और वो बहुत डर गई थी, वो दिखती है। हैना उससे पूछती कि तुम्हें तो स्विट्जरलैंड में होना चाहिए था। एना कहती कि वो सिर्फ एक स्टोरी थी, हम यहीं छुपे हुए थे। हैना उससे पूछती कि तुम्हारा परिवार कैसा है। एना कहती कि अब मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरे पिता को मारा जा चुका है, मेरी मॉम भी मर चुकी है और अब बस मार्गो जिंदा है। दरअसल एना को यह बताया गया होता है कि उसके पिता को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया है। एना यहाँ पर पूरी तरह से टूट चुकी है। वो और उसकी बहन मार्गो कई दिनों से भूखे भी हैं। हैना एना को ब्रेड देती है, लेकिन यहाँ पर कोई उसकी ब्रेड छीन कर ले जाता है। हैना उसे कहती है कि अब मैं कल तुम्हें ब्रेड दे सकती हूँ, क्योंकि इन्हें भी खाना एक ही वक्त मिलता है। और अगले दिन एक बार फिर से वो एना को ब्रेड देती है। एना अपनी बहन के पास ब्रेड को ले जाती है, जो बहुत ज्यादा बीमार है और कई दिनों के बाद इन्हें थोड़ा सा खाना मिलता है। यहाँ पर रहने वाले लगभग सभी लोगों के कपड़ों पर कीड़े भी पड़ चुके होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गंदे हैं, चारों तरफ कीचड़ है, सब यहाँ पर बीमार हैं। और इसीलिए एना अपने कपड़े उतारकर अपने शरीर पर एक चादर लपेट लेती है, क्योंकि उसके पूरे शरीर में खुजली हो रही होती है। और एक रात को मार्गो को एना अपनी गोद में लिटाती है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो उसे विश्वास दिलाती है कि हम वापस जाएंगे, हमारे अच्छे दिन आएंगे।
और ये दोनों सो जाते हैं। सुबह पक्षियों की आवाज आती है और एना मार्गो को उठाती है ताकि वो पक्षियों की आवाज सुन सके, उन्हें देख सके। लेकिन मार्गो अपनी आंखें नहीं खोलती क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और जैसे आसपास के लोगों को पता चलता है कि लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही, वो उसके पैरों से उसके सॉक्स, उसकी बेडशीट उठा लेते हैं। यहाँ पर सबको जीना है लेकिन जीने के लिए कोई साधन नहीं है, इसीलिए मरे हुए लोगों की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। एना फ्रैंक के सामने उसकी बहन मार्गो की डेड बॉडी पड़ी है और एना आकाश की तरफ अपनी निराश आंखों से देखती है, जैसे वो ईश्वर से कोई सवाल पूछ रही हो और ईश्वर के पास भी उसका जवाब ना हो। वक्त आता है सन 1945 का और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है और यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि एना के फादर ओटो फ्रैंक वो अभी भी जिंदा होते हैं। उनकी मौत की खबर जो उनके परिवार को दी गई थी वो सब झूठ था। ओटो फ्रैंक अपने परिवार की, अपनी बेटियों की इंक्वायरी करते, वो उन्हें ढूंढना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका है। मार्गो की डेथ के कुछ दिनों के बाद एना फ्रैंक भी इस दुनिया से चली गई थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया था, वो पूरी तरह से गुमसुम हो गई थी। ओटो फ्रैंक इसके बाद उस जगह जाते हैं जहां पर वो 2 साल तक छुपे हुए थे और जिस लेडी ने उन्हें छुपने में हेल्प की थी वो ओटो फ्रैंक को वो डायरी देती है जो एना फ्रैंक ने 2 सालों तक वहां रहकर लिखी थी। उसमें उसने वो हर चीज लिखी थी जो वो फील करती थी और उसी डायरी के आधार पर ये पूरी कहानी, ये पूरी फिल्म बनी है। एना के पिता एना की डायरी को पब्लिश करवाना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि एना एक राइटर बनना चाहती थी, लेकिन शुरू में कई पब्लिशिंग हाउसेज ने इस डायरी को छापने से मना कर दिया, लेकिन बाद में इसे छापा गया। इसकी शुरुआत न्यूज़पेपर से हुई और आज तक एना की डायरी को 70 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है और आज भी ये लगातार ट्रांसलेट हो रही है और इसकी लाखों कॉपीज बिक चुकी है। एना फ्रैंक और उनका परिवार जिस घर में रुका था आज भी वो घर ज्यों का त्यों है। वहां पर आज भी वो फोटोज लगी हुई है जो एना ने फिल्म स्टार्स की वहां पर लगाई थी। ये वो खुफिया दरवाजा है जो बाहर से एक बुक सेल्फ दिखता है, लेकिन ये ऊपर कमरों तक जाता था, यानी कि यहाँ से सीढ़ियां शुरू होती थी। हर साल लाखों लोग इस म्यूजियम को, इस घर को देखने के लिए आते हैं और ये घर इस बात का प्रतीक है कि हिटलर ने इस धरती को ऐसा जख्म दिया है जो तब तक इस धरती पर रहेगा जब तक इस धरती पर इंसान रहेंगे। हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों को यानी ज्यूस लोगों को बिना किसी कसूर के मरवा दिया था और लगभग 1.5 करोड़ लोग इससे अफेक्टेड हुए थे जो जिंदा तो थे लेकिन उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वो अपना काम, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार सब कुछ खो चुके थे। एना के पिता ने एना के नाम पर बाद में एक ट्रस्ट भी बनवाया ताकि मजबूर लोगों की, जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। जिस घर में एना अपने परिवार के साथ छुपी थी, जिसे आज लोग एना फ्रैंक हाउस के नाम से जानते, जो कि म्यूजियम है, 1957 में इसे तोड़ने की कोशिश भी की गई थी लेकिन लोगों ने इसके प्रति एक आंदोलन किया और उस घर को बचा लिया जो आज एक म्यूजियम बन चुका है। तो ये थी एना फ्रैंक की जिंदगी की एक सच्ची दर्द भरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी, ये बायोग्राफी आपको पसंद आई होगी।